आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे एसएससी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें साइंस आपको पढ़ना पड़ता है। और हम साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग, मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गति। तो आज हम लोग जानेंगे कि मोशन क्या होता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। तो मोशन को बोलते हैं हिंदी में गति। तो गति किसे कहते हैं, अगर कोई आपको बोलता है तो आप क्या परिभाषा दीजिएगा? तो यदि हम किसी दूसरे वस्तु की तुलना में अगर हम अपना स्थान परिवर्तन पाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। यदि हम किसी दूसरे वस्तु की तुलना में अगर हम अपना स्थान परिवर्तन पाते हैं तो हम उसे गति बोलते हैं। ठीक, अगर हम कोई दूसरा वस्तु है उसके सापेक्ष में अगर हम अपना देखेंगे तो अगर मेरा स्थान परिवर्तन होता है तो हम बोलेंगे गति में है। अगर मेरा स्थान दूसरे वस्तु की तुलना में अगर स्थान परिवर्तन नहीं होता है तो हम बोलेंगे गति नहीं है। जैसे कि हम समझिए कि अगर कोई हमको बोलता है कि आप अभी गति में हैं तो क्या है, तो हम पहले पूछेंगे कि आप किसके सापेक्ष में बोल रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ सब स्टूडेंट बैठा हुआ है, अगर हम उससे पूछे कि अगर हम गति में हैं तो क्या वो लोग बोलेंगे ना कि हम किसके सापेक्ष में गति में है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि सर आप चंद्रमा के सापेक्ष में हैं, तो चंद्रमा के सापेक्ष में हम गतिशील हैं, हम गति में हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमको चंद्रमा से जाकर देखता है तो चंद्रमा से जाकर देखेगा तो पृथ्वी क्या कर रही है? गति कर रही है। पृथ्वी जब गति कर रही है तो हम तो पृथ्वी के ऊपर है, इसका मतलब हम क्या हुए? गतिशील हुए, यानी कि हम गति में है। ठीक, तो आपको अगर गति बतलाना है तो गति बतलाने के लिए आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं, उसी के अनुसार आप क्या बोल सकते हैं कि वो चीज गति में है या रेस्ट में। रेस्ट मतलब विराम में। ठीक, तो आप किसके सापेक्ष में बोल रहे हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि एक कोई ट्रेन है, ये मान लेते हैं ट्रेन है, और ट्रेन में दो दोस्त बैठे हुए हैं, एक दोस्त ए है एक दोस्त बी है। ठीक, अब दो दोस्त हैं, कोई तीसरा आदमी सी आया, वो बी से बोला कि क्या तुम्हारा दोस्त ए गति में है? तू क्या बोलेगा कि गति में है? वो तो उसके सामने ही बैठा हुआ है। क्या उसका दोस्त उसके सापेक्ष में क्या स्थान परिवर्तन कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका दोस्त ए, जो बी का जो दोस्त ए है, वो स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, यानी कि बी के सापेक्ष में ए क्या है? रेस्ट में है, यानी कि विराम में है, वो गति में नहीं है। लेकिन इसी ट्रेन के बाहर एक व्यक्ति डी बैठा हुआ है, डी है मान लेते हैं, इस ट्रेन के बाहर है, ट्रेन चल रही है। तो अब जब ट्रेन चल रही है तो डी से कोई जाके पूछता है कि क्या इस ट्रेन में जो ए है वो गति में है या नहीं है? तो क्या बोलेगा कि हाँ गति में है। क्यों? क्योंकि समय के साथ में ए क्या कर रहा है? स्थान को क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि ए क्या है? डी के सापेक्ष में गति में है, लेकिन वही ए बी के सापेक्ष में क्या है? विराम में है। ठीक, तो गति में है या नहीं है, गति में है या विराम में है, इसको हमको बतलाने के लिए हम किसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं उससे हम तुलना करवा के बतला सकते हैं कि ये वस्तु गति है या विराम में। ठीक, तो हम गति और विराम ऐसे समझ सकते हैं। आपको एक दूसरा एग्जांपल और हम समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक बस है और बस में मान लेते हैं आप बैठे हुए हैं, ठीक, और आपका दोस्त है। ठीक, बाहर तो पेड़ उड़ रहता है, ये मान लेते हैं रास्ता है, तो रास्ता के बाहर तो पेड़ उड़ होगा, बहुत सारा पेड़ उड़ होगा। अब पेड़ उड़ है तो आपका दोस्त आपसे पूछा कि बताओ कि वो पेड़ गतिशील है या नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा? उसका दोस्त बोला कि आप गति में है या नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा कि गति में है। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त के सापेक्ष में या आपके सापेक्ष में ये पेड़ क्या कर रहा है? स्थान को परिवर्तन कर रहा है। बात तो आप कर रहे हैं, पेड़ तो एक प्रकार का रेस्ट में है, लेकिन आपके सापेक्ष में क्या हो रहा है कि पेड़ स्थान परिवर्तन किया कि नहीं किया। इसका मतलब आप जब देख रहे हैं इस समय क्या लग रहा है कि पेड़ क्या है? गतिशील है, यानी कि पेड़ गति में है। बात समझ में आ रहा है? तो गति को बतलाने के लिए हमको यह बतलाना होगा कि हम किसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं। किसके सापेक्ष में बात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि वो वस्तु गति में है या विराम में है। बात समझ में आ रहा है? तो गति और विराम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं दूरी। दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है, इसमें हम समझते हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी डिस्टेंस क्या होता है? तो दूरी क्या होता है
कि किसी वस्तु द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा कुल तय की गई लंबाई को, किसी वस्तु के द्वारा कुल तय की गई लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हम यहां आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। ए एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं, एक तीसरा पॉइंट सी मान लेते हैं, एक चौथा पॉइंट डी मान लेते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि ए से बी हुआ, बी से सी गए, सी से डी गए। ए से बी का जो दूरी है वो 50 किलोमीटर का है, बी से सी का दूरी है 20 किलोमीटर का, ठीक, और सी से डी का दूरी है 30 किलोमीटर का। ठीक, एक राम नाम का लड़का है, ठीक, वो क्या किया, राम ए से चलना स्टार्ट किया, ए से चल के कहां पहुंचा, बी में, और बी से चल के कहां पहुंचा, सी में, और सी से चल के कहां पहुंचा, डी में, और डी से फिर चल के कहां आया, सी में, और यहां आके ये रुक गया राम, रुक गया। तो ये टोटल कितना लंबाई चला, पहले ए से बी चला 50 किलोमीटर, बी से सी चला 20 किलोमीटर, सी से डी चला 30 किलोमीटर, और डी से जब सी लौटा तो 30 किलोमीटर रिटर्न भी आया होगा ना। तो हम देखेंगे कि कुल कितना लंबाई चला, तो 50 चला, फिर 20 चला, फिर 30 चला, और फिर रिटर्न में 30 आ गया। तो 50, 20, 70, 30, 100 और 30, 130, यानी कि कुल लंबाई ये कितना चला, तो कुल लंबाई ये चला है 130। तो कुल तय लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी, यानी कि ये दूरी कितना चल गया, 130 मीटर, 130 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया, 130 किलोमीटर। तो दूरी क्या होता है कि कुल तय पथ की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर मेरा दो बिंदु है और दो बिंदु के बीच का जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जितना कम से कम दूरी होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। जैसे हम चलना स्टार्ट किए थे ए से, हम रुके हुए हैं कहां, सी से, तो ए से सी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो न्यूनतम दूरी कितना होगा, 50 और 20 70, यानी कि विस्थापन कितना किलोमीटर हो गया, 70। तो विस्थापन हो गया आपके लिए 70 किलोमीटर। विस्थापन कितना हो गया, 70 किलोमीटर। और एक एग्जांपल से हम दूरी और विस्थापन को समझते हैं। एक फिगर ये लेते हैं, ए एक फिगर ए है, बी है, सी एक पॉइंट है। मान लेते हैं ए आपका घर है, ठीक, और सी आपका क्या है, ऑफिस है। घर से ऑफिस से निकल रहे हैं। अब क्या हुआ कि राम को ही लेते हैं। राम क्या किया, ए अपना घर से निकला, पहले बी आया, तो इसके बीच की जो लंबाई है वो 4 किलोमीटर है, इसके बीच की जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है। तो ए जो है बी तक आया, तो ए जो है बी तक आने में इसको कितना समय लगा, कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। फिर अपना गाड़ी को घुमाया सी की ओर, और बी से सी की ओर चलने लगा तो 3 किलोमीटर चला। यानी कि टोटल इसको घर से ऑफिस आने के लिए कुल कितनी लंबाई चलनी पड़ी, तो 4 यहां चलना पड़ा, 3 यहां चलना पड़ा, टोटल कितना चलना पड़ा, तो 7 किलोमीटर चलना पड़ा। तो ये 7 किलोमीटर आपके लिए क्या हो गया, दूरी हो गया। तो दूरी कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। दूरी कितना हो गया, 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन हम देखेंगे कि राम का जो घर है और उसका जो ऑफिस है, उसका बीच का एकदम कम से कम दूरी क्या है, न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी हमको निकालने के लिए हम यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, यही ना शॉर्टकट हो सकता है ए से सी का, कोई दूसरा हो सकता है क्या, नहीं। तो ए से सी का एकदम कम से कम दूरी क्या होगा, तो ये वाला लंबाई निकालना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय में इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यही ना बोलता है। अब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो हाइपोटेनियस तो निकालना है, तो एच का स्क्वायर हो गया, पी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 16 और 9 25 हो गया। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा, यानी कि एच का मान कितना निकला 5, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर है। यानी कि उसके घर से ऑफिस की न्यूनतम दूरी कितनी है 5 किलोमीटर है।
तो अगर कोई हमसे बोलता है कि राम का घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, तो हम 7 किलोमीटर बोलते, लेकिन विस्थापन बोलते तो विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन न्यूनतम दूरी होता है, तो विस्थापन कितना हो जाता है, 5 किलोमीटर होता है। बात समझ में आ रही है? अब हम समझेंगे जो दूरी होती है ना, दूरी वो कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकती है। दूरी हमेशा क्या होती है, विस्थापन से बड़ी होती है, या दूरी जो होती है विस्थापन के बराबर होती है। कैसे बराबर होती है उसको समझिए। मान लेते हैं ए है और एक दूसरा पॉइंट बी है। अब हमको चलने के लिए बस यही रास्ता है, ए से चल के बी जाना है। तो अब राम क्या किया, इसके बीच की दूरी को हम 80 किलोमीटर मान लेते हैं। राम क्या किया, अपना घर से निकला, इसको ऑफिस जाना है, और घर से ऑफिस जाने का केवल यही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम बोलते हैं कि राम घर से निकला और बी तक पहुंच गया, अपना घर से निकला, ऑफिस बी तक पहुंच गया। तो ये कितना लंबाई चला, तो 80 लंबाई चला। तो जितना लंबाई चलता है उसी को हम दूरी बोलते हैं, यानी कि हम बोल दिए दूरी कितना चला होगा, 80 किलोमीटर चला होगा। ठीक, और हम बोलते हैं विस्थापन कितना होगा, तो वो प्रारंभ में चला कहां और जाके रुका कहां है, वो दोनों पॉइंट की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को ना हम विस्थापन बोलते हैं। तो ये तो चला था घर से और जाके रुका है ऑफिस में, तो घर से ऑफिस के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो यही होगा ना न्यूनतम दूरी। तो ये भी विस्थापन भी कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो दूरी भी 80 हो गया, विस्थापन भी 80 हो गया। इसका मतलब क्या है कि दूरी जो होती है कभी कभी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। इसलिए हम बोलते हैं कि दूरी तो विस्थापन से बड़ा होता ही होता है, साथ में कभी कभी दूरी क्या हो जाता है, विस्थापन के बराबर भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो दूरी जो है विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। ठीक, अब जो विस्थापन होता है, विस्थापन, वो विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जीरो भी होता है। अब विस्थापन शून्य कैसे होता है इसको समझिए। अब समझिए कि ए है, बी है, सी है, 3 पॉइंट है। अब आप क्या कीजिए कि इसका जो दूरी है 20 किलोमीटर है, इसका दूरी है 30 किलोमीटर। ठीक, राम जो है ए से चलना स्टार्ट किया बी तक, और बी से चलना स्टार्ट किया सी तक, सी से फिर वापस लौटा बी, और बी से लौट गया ए। ठीक, तो गया ऐसे आया ऐसे। ठीक, तो ये कुल कितना लंबाई चला, कुल कितना दूरी तय किया, तो 20 और 30 50 गया, और लौटा तो भी 50 हो जाएगा, यानी कि दूरी कितना तय किया, 100 किलोमीटर किया। लेकिन विस्थापन कितना, विस्थापन कितना हुआ, तो ये चलना स्टार्ट किया था ए से और आके रुका कहां, ए पे ही। तो दोनों जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं आके रुक गया। तो ये क्या, ये दोनों स्थान के बीच का न्यूनतम दूरी पता चल सकता है? नहीं, तो इसके बीच का कोई न्यूनतम दूरी है ही नहीं, इसलिए विस्थापन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दूरी जो होती है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। ठीक, दूसरा कंडीशन, दूरी कभी कभी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। ठीक, दूरी कभी भी जीरो नहीं होगा, दूरी कभी भी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। विस्थापन क्या होता है, जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा, दूरी को बतलाने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। जबकि आपको विस्थापन बतलाना होगा तो विस्थापन बतलाने में हमेशा डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए विस्थापन कैसी राशि हो गई है, सदिश राशि होती है। ठीक, जब भी आपको विस्थापन बताना होगा तो दिशा बतलाना होगा कि ए से बी पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी बतलाइए, बी से सी पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी बतलाइए, तो आपको डायरेक्शन बतलाना ही पड़ेगा। तो हम उसको सदिश राशि, जिसको दिशा बतलाने की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशि बोलते हैं, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती उसको अदिश राशि बोलते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये